इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एमसीक्यू। एक्चुअली इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने ये स्टडी किया था इस चैप्टर में। इसके पहले वाले चैप्टर में ये स्टडी किया था कि यदि किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब यहां पे हम लोगों ने देखा कि यदि किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करे तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि किसी कंडक्टर के पास या किसी कॉइल के पास, यदि किसी कॉइल के पास इस तरह से कोई मैग्नेट को यदि ले जाया जाए, मैग्नेट को इस तरह से इसके नजदीक ले जाए या इसे दूर ले जाए, तो इस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। मतलब ये दोनों चैप्टर में बिल्कुल अपोजिट चीजें पढ़ी हमने। इस चैप्टर में, फिफ्थ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब करंट को किसी कंडक्टर में देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहां पे हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट बना रहे हैं। मतलब किसी कॉइल के पास यदि मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आ रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड को उससे दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के ड्यू टू इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जो इस कॉइल के क्रॉस होता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। आपको याद होगा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था E = -d∅dt। यही हम लोगों ने पढ़ा था इसमें जो लेंज लॉ दिए थे। तो यहाँ पे हम लोगों को अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। तो काफी बढ़िया चैप्टर है और सिंपल भी है, कोई इतना टफ नहीं है। तो इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, whenever the flux linked with a circuit, whenever the flux linked with the circuit changes, circuit changes, there is an induced EMF in the circuit. This EMF in the circuit lasts, बोलो बेटा, ये क्वेश्चन को ठीक से एक बार रीड करो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है। Whenever the flux linked with the circuit changes, there is an induced EMF in the circuit. This EMF in the circuit lasts. ये कब तक उस सर्किट में EMF बना रहेगा ये बताना है। ये ऑप्शन है फॉर every short duration, for every short duration। बी ऑप्शन है फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। सी ऑप्शन है फॉर एवर, एंड डी ऑप्शन है एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैंने साइन बना दिया है, इन द सर्किट चेंजेस। बोलो बेटा प्रियांशी। बोलो बेटा।
किसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि उस सर्किट में ईएमएफ कब तक बना रहेगा या कब खत्म हो जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक उसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी सही है। एज लॉन्ग एज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन द सर्किट चेंजेस, सर्किट में जब तक चेंज होगा तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ऐसा तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, राजीव, जयेश, निखिल, नयन, योगिता, प्रीति, नेहा, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एरिया ए इक्वल टू area A equal to 0.5 meter square shown in the figure। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इन फिगर में अभी बना दूंगा उसको। इट सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, situated in an uniform magnetic field B equal to 4.0 Weber per meter square, and its normal max an angle of 60 degree with the field the magnetic flux passing through the area A would be equal to, find phi magnetic flux, phi क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स across the area, across the area, ये फाइंड करके बताना है बेटा। बोलो बोलो ये कैसे क्वेश्चन होगा? एन एरिया ए, हाँ बेटा बोलो बोलो सर। बी डॉट ए से सॉल्व। गुड, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, वो भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या, बी डॉट ए हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, बी डॉट ए, ये आपका हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे कितना डिग्री, कहीं लिखा था हमने अभी 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू दे रखा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से था, डायग्राम से कुछ इतना वो नहीं लेना देना है, बट ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये थीटा डिग्री, इसका नॉर्मल जो है ये नॉर्मल बन रहा था 60 डिग्री का एंगल। तो ये दे रखा है इसमें, ये एरिया वेक्टर में। तो यहां पे आप इसमें वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा। देखो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया है। बी की वैल्यू क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे दे रखी है कितना, 4 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 0.5 इंटू में कॉस ऑफ, और थीटा कितना दे रखा है ऑलरेडी 60 डिग्री, 4 इंटू 5 20, 2.0 हो गया। और cos 30 की वैल्यू, cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2,
इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको आंसर ये मिल गया 1 वेबर, ये फ्लक्स है तो 1 वेबर, यही आंसर है बेटा। फाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 वेबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे बेटा, किसी को डाउट है इसमें? An EMF is produced in a coil. An EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage, voltage source. This can be due to an EMF is produced in a coil which is not connected in an external voltage source. This can be due to, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी कॉइल में कोई EMF प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको किसी सोर्स से नहीं कनेक्ट किया गया है, किसी वोल्टेज सोर्स से नहीं कनेक्ट किया गया है, तो उस EMF के लिए रीजन क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ए कॉइल बीइंग इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ए कॉइल बीइंग इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन दे रखा है द कॉइल मूविंग इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड ऑप्शन दे रखा है द कॉइल मूविंग इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और चौथा दे रखा है एबव ऑल। बोलो बेटा जल्दी से। डी ऑप्शन, कोई बता रहा है डी ऑप्शन इसे करेक्ट है, क्या सही है क्या? जल्दी बोलो जयेश। है नो सर, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? सी में सर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, और सर कांस्टेंट के लिए ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होता।
ओके, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। वैसे यहां बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। जैसे आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा और मैग्नेट को आप कहीं मूव नहीं करा रहे हो, मैग्नेट कांस्टेंट है। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपने यहाँ पे ये जो कॉइल लिया, ये कॉइल लिया है, इस कॉइल को आपने मूव करा दिया, इस कॉइल को मूव करा रहे। द कॉइल मूविंग इन ए कॉइल, सॉरी, द कॉइल मूविंग इन ए, अरे एक मिनट, ये थोड़ा सा, ये इतना हटा दो। ये द कॉइल मूविंग इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ये इस तरह से, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन सॉरी, लेकिन ये कॉइल जो है इसे मूव कर रही है। तो क्या कॉइल के ये क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज होगा या नहीं होगा बेटा, बोलो। यस सर, अब ठीक है, सही है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सब लोग ध्यान दो बेटा। द कॉइल बीइंग इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में कॉइल में जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये में प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही है। द कॉइल मूविंग इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो भी ये मैग्नेटिक इसमें तो ये में प्रोड्यूस होगा। थर्ड वाला अभी मैंने डिस्कस किया है, तो इसका मतलब कि ये तीनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? ईएमएफ के लिए, उस कॉइल में जिस कॉइल को किसी आउटर सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया है। नेहा, प्रीति, योग्यता समझ में आया बेटा क्वेश्चन में? ये फैराडे और हेनरी का जो तीन लॉज है पहले ही वही दिया गया है बेटा, वही है ये तीनों लॉ यहां पे दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजेंटली horizontally and a magnet is dropped through the, ये डबल पी आता है बेटा, dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet is, बोलो बेटा। ऑप्शन ए ऑप्शन है इक्वल टू दैट ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल टू जी मैंने लिख दिया। लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी है। ब्लर हो गया। अच्छा, एक मिनट करता हूं। ग्रेविटी लेस देन द ग्रेविटी, लेस देन द ग्रेविटी। सी है मोर देन दैट ड्यू टू ग्रेविटी।
more than due to gravity. एंड डी ऑप्शन है डिपेंड ऑन द डायमीटर, डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द रिंग and the length of the magnet. Length of the magnet. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ये देखिए, क्लियर तो है बेटा, दिख रहा है यहाँ इधर से? तो वैसे सबको ब्लर दिख रहा है क्या? अब ठीक है बेटा? बोलो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ए कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली and a magnet is dropped through the ring with length along the axis of the ring. The acceleration of falling magnet is. सर आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर. ओके ओके ओके, ठीक है, आ रही है? यस सर. ओके, हाँ बोलो बेटा. सर बी. बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. ठीक है, ए कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग विथ इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. द एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज लेस देन द ग्रेविटी. जितना ग्रेविटी होगी उससे कम एक्सीलरेशन से क्या होगा, वो ड्रॉप होगा. तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही, इसे बहुत बड़ा वो नहीं है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से ही माइंड में रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज लॉ इज इसेंशियल फॉर. लेंज लॉ इसेंशियल फॉर किसके लिए है बेटा? फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बी है कंजर्वेशन ऑफ मास. सी ऑप्शन दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड डी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बोलो बेटा, लेंज लॉ किसके लिए इसेंशियल है? सर ए. ए ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए. अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, the self inductance L of the solenoid,
the self inductance L of a solenoid of length L and area क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा कैपिटल ए with a fixed number of turns capital N increases as बोलो बेटा क्या होगा। पहला ऑप्शन है I and A increases, I means current and A means area increases। B ऑप्शन दिया गया है I increases and A increases, sorry I decreases and A increases, सी ऑप्शन दिया गया है I increases and A decreases and डी ऑप्शन है both I and A decreases। बोलो बेटा इसमें क्या सही है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर इसका फार्मूला सेल्फ इंडक्शन का यदि फार्मूला आपको पता होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। सिंस सेल्फ इंडक्शन L इक्वल टू क्या होता था याद है, म्यू नॉट इंटू ए एन स्क्वायर ए अपान में L, यही है बेटा इसका फार्मूला। अब बता दो द सेल्फ इंडक्शन L ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड द एरिया A विथ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स N इज इंक्रीजेड। कब उसका सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज होगा बेटा, अब बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पे कैसे होगा बेटा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है सर। बी वाला लग रहा है सर, बी वाला 100% बी ही सही है। देखो बेटा इसमें आई नहीं दिख रहा है, इसमें आई का रोल कहीं नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या। ये बोला है कि आई डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा तो आई डिक्रीज हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजदीप यस सर। बोलो सर मुझे ए भी लग रहा है बी भी लग रहा है सर, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ भी नहीं फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि आई तो उसमें फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। यस सर। ठीक है बेटा, इस सिचुएशन में ए और बी दोनों लगा सकते हो, क्योंकि देखो ये तो नहीं होंगे, क्योंकि देखो एरिया डिक्रीज हो रही है, एरिया डिक्रीज हो रही है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए, इनमें तो कोई चांस नहीं है। यहाँ पे ये इंक्रीज और यहाँ पे ए आई एंड ए दोनों इंक्रीज हो रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आई का जो रोल है वो इसे फॉर्मूले में कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप ए और बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए एंड बी दोनों आप कर सकते हो, ए एंड बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ये दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। सर हाँ बेटा, मुझे बी लगता है सर फिर से। कौन सा बी? बी ऑप्शन बी।
कुछ स्पेशल रीजन? ऐसे वैसे आंसर तो इसका बी ही बताया गया है, इसका आंसर बी ही होगा। लेकिन ये आई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? एल पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? ए सर ईएमएफ चेंज होगा ना? हाँ, ईएमएफ चेंज होगा। सर तो ईएमएफ हमें बढ़ाना है सर। तो करंट, अगर करंट में बढ़ाता हूं तो ईएमएफ क्या होना चाहिए? ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा ना? नो सर, करंट बढ़ाते तो नेगेटिव हो जाता है ईएमएफ। नहीं बढ़ता है। अच्छा, यूनिवर्सली होता है। करंट के बढ़ाने से, करंट के बढ़ाने से ईएमएफ नहीं भाई, डायरेक्ट नहीं होता है। करंट के बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ता होगा बेटा, बढ़ता होगा। देखो, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स भी में ज्यादा चेंज होगा, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा। एक बार चेक कर लेगा बेटा, एक बार चेक कर लेगा इसको, हैं? सर ऐसे तो बढ़ता है, लेकिन माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना? वो माइनस साइन तो सिर्फ वो बताता है, डायरेक्शन बताता है बेटा। माइनस साइन तो डायरेक्शन, मतलब जो अपोज करने वाली जो प्रॉब्लम आती है उसमें है कि ईएमएफ जो है उस रीजन का अपोज करता है, तो वो अपोज करने की वजह से माइनस साइन लगाते हैं उसमें। मैं आपको फोटो सेंड करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं, फोटो सेट कर देना बेटा, इसको एक बार देख लेंगे। बाकी देखो, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना, मतलब उसमें तो बी दिया गया है, बी तो 100% सही है। आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। इस वाले करंट बढ़ता है सर, हैं? ईएमएफ बढ़ता है, मतलब क्या होता है सर अपन ईएमएफ अपना सर बढ़ता है सर, करंट बढ़ाते हैं तो। करंट बढ़ाते हैं तो ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, उसको चेक कर लेंगे। इसका परफेक्ट आंसर तो बी है बेटा, परफेक्ट आंसर तो बी है। ये के बारे में चेक कर लेना, क्योंकि आई फार्मूले में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, गूगल में वही बता रहे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको और भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बेटा थोड़ा सा लिखा गया है बड़ा सा, देखते हैं इसको। ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए, ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए is held perpendicular to the uniform magnetic field perpendicular to the uniform magnetic field B. A small cut is made in the ring and the galvanometer ring and galvanometer
इज कनेक्टेड अक्रॉस सर हाँ बेटा सर वो उस फॉर्मूला से आया था कौन सा सर, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। n इक्वल टू सर L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। एम फाई अपन आई, इस वाले से म्यूचुअल इंडक्शन वाले से। सर एन एन एम नहीं, नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, E इक्वल टू एल एल सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा L इक्वल टू एन फाई अपान में आई। ओके, मतलब यहाँ पे आई जो है इंक्रीज होगा तो L क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ बेटा, इस वाले फार्मूले को यूज करोगे ना वहां पे L इक्वल टू एन इंटू फाई अपान आई, तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तब यहाँ पे क्लियर हो दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, आई इंक्रीज होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन उसका गलत हो जाएगा, एल वाला ऑप्शन, क्योंकि ये जो है फैक्टर करेगा, ये यहाँ पे फैक्टर करेगा, ये आई इंक्रीज होगा तो एल डिक्रीज होगा, तो उसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन ही आप लोग लीजिएगा उसको। ठीक है, मतलब आई क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, आई डिक्रीज होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होना चाहिए, तो क्या होगा, ईएमएफ जो है इंक्रीज होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, connected across its end in such a way that the total resistance of the circuit is R when the ring is suddenly squeezed, when the ring is suddenly to zero area, the charge flowing through the galvanometer बताना है बेटा कितना होगा। ऑप्शन ए है बी कैपिटल आर अपान में कैपिटल ए, बी ऑप्शन है ए बी अपान में कैपिटल आर, सी ऑप्शन है ए बी आर, और डी ऑप्शन है बी स्क्वायर ए अपान में आर स्क्वायर। ये चार ऑप्शन दिए गए बेटा, चारों में से कौन सा सही है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया क्या है, ये थिन रिंग ऑफ द एरिया ए, मतलब उसकी एरिया ए दे रखी है, इसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये स्मॉल कट इन द मेड इन द रिंग एंड द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड इन ए सच ए वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, उसकी रेजिस्टेंस आर हो जाती है। तो इसमें बताना है कि यदि रिंग का एरिया मान लो कि अगर जीरो हो जाए सडनली, तो उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर से कुल कितना चार्ज फ्लो होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो यहां पे सबसे पहले I इक्वल टू क्या होता है, अगर करंट की हम बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान में R होगा, V अपान R होता है, V की जगह पे हमने ये हमें ले रखा है E अपान में R, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग लिख लें I इक्वल टू,
तो ये आपको मिल जाएगा 1/r को बाहर कर दें तो ई इक्वल टू क्या होता है, EMF इक्वल टू क्या होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस साइन को बाहर कर दें, माइनस डेल फाई अपॉन डी टी, डेल टी या डी फाई अपॉन डी टी, आप कुछ भी लगा लो। तो ये मिल गया आपको करंट। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस I इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ये भी होगा I इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है ना, डी क्यू अपॉन डी टी या डेल क्यू अपॉन डी टी, ये मिल गया। फाई इक्वल टू क्या होता है, सिंस फाई इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस ऑफ थीटा, गलत तो नहीं कर रहा है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। यहां पे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, फाई 1 अगर कॉस थीटा अगर 0 करता हूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, बी ए इंटू में ये तो 0 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा ही कितना हो गया 0 हो गया, ये तो ठीक है। A into B, a thin circular ring of the area A is held to the uniform magnetic field. A small cut is made in the ring and galvanometer is connected across its end in such a way that the total resistance of circuit, तो सर हाँ बेटा बोलो सर 0 होगा, उसका एंगल 0 होगा सर, एंगल 0 डिग्री होगा इसका। ये सर क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में थोड़ा घुमाया है। ऐसा है क्या, हाँ वही कुछ गलत हो रहा था, बोलो ना डायरेक्ट। सर सर्कुलर रिंग को 90 डिग्री में रखा है, एरिया वेक्टर तो उसका 90 डिग्री होगा ना। राइट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा ना, तो भी आ जाएगा, तब आ जाएगा ये। सर डायग्राम बना लीजिए। क्या बोल रहे हैं, ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर रिंग है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा रिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लेते हैं तो ये मूव करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक रिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक मिनट, कैसे इसका डायग्राम आएगा। ये सर्कुलर रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड को मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, क्या इसको हॉरिजॉन्टली लिया जाए क्या, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। नो सर, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। सर आउटवर्ड या इनवर्ड। अच्छा, ये इस तरह से लेना पड़ेगा क्या इसको, तो जैसे मान लो कि इनवर्ड हमने लिया
इनवर्ट लेते हैं, हाँ तब तो हो जाएगा ना। अगर इनवर्ट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर रिंग कट इन द मेट इन द रिंग एंड कनेक्टेड एरिया, तो भी कैसे 0 डिग्री हो रहा है बताइए। सर एरिया वेक्टर उसके मैग्नेटिक फील्ड में 0 हो गया। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा हाँ, ये तो बी डॉट ए है ना, यानी कि बी और ए, तो आप लिख लेते हैं सिंस एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री होता है तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा को 0 डिग्री लेते हैं, तो ये हो गया 0 डिग्री। ये कुल मिलाकर हो गया आपका बी डॉट ए हो गया, बी डॉट ए। अब इसमें टोटल क्या फाइंड करना है, द जीरो एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को फाइंड करके बताना है ना। E by R, E equal to, since E by R equal to, E equal to अभी हम लोगों ने इधर निकाला डी फाई अपान बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, E बाई आर आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आई के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं -1/r इंटू में डेल फाई अपान में डेल टी। इसका मतलब ये हो गया कि -1/r इंटू डेल फाई अपान डेल टी, तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए है, तो ये बी ए आ गया है, बी ए अपान में डेल टी। डेल टी यानी कि बी ए अपान में आर इंटू -1 अपान डेल टी। ये तो आई है, तो आई इंटू में डेल टी को इधर भेज दें, डेल टी इक्वल टू -BA अपान में आर हो जाएगा, और Q इक्वल टू आई इक्वल टू Q अपान में टी। तो ये क्या चार्ज बन गया, क्या चार्ज बन गया, नहीं, आई इक्वल टू क्या होता है, डेल Q अपान में डेल टी होता है, तो ये इधर आ गया तो चार्ज बन गया, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज, मतलब Q इक्वल टू -BA अपान में आर। ये BA अपान आर ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये BA अपान आर, ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका। राजीव, हेलो, यस सर, वही आ रहा था पहले भी है, ठीक है ना, यस सर। हाँ, ये बी अपान में आर, ये ऑप्शन होगा इसका, ये Q आपको मिल गया, Q इक्वल टू -BA अपान आर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ देख लो, देखो यहाँ पे जो ये रिंग है ना, ये रिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर रिंग जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म होगा, तो रिंग का जो सरफेस एरिया होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा। देखो, जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, रिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर रिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी क्या। देखो जैसे 1 मिनट के लिए, ये वैसे रिंग नहीं है लेकिन मैं इस पे बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये इसको 1 मिनट के लिए रिंग मानो, और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में ये लेता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस रिंग का जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा
वो एरिया वेक्टर भी तो इसके परपेंडिकुलर से तो निकलेगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या निकलता है, परपेंडिकुलर। तो ये मान लो कि रिंग है अपना और इसकी एरिया वेक्टर ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड रिंग के परपेंडिकुलर थी तो रिंग के परपेंडिकुलर एरिया मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ये डायरेक्शन में लिया था और हमारा इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो भी इसके परपेंडिकुलर ही है। तो परपेंडिकुलर दोनों ही परपेंडिकुलर हो गए तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री तो 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हमने 0 डिग्री रख दिया तो फाई इक्वल टू बी ए हो गया। हमें यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है कि गैल्वेनोमीटर से कुल चार्ज कितना जाएगा। तो E/R इक्वल टू आई होता है। यहाँ पे ये हम लोगों ने इधर से देखो यहाँ से निकाल लिया था I इक्वल टू E/R, आई इक्वल टू ई की वैल्यू हमने रखा था 1/R, ई की वैल्यू कितना होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी बोलो या डेल फाई अपॉन डेल टी बोल लो, ये मिल गया यहाँ से। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है तो यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई इंटू डेल टी हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ से हमें निकालना था चार्ज, तो सबसे पहले आई इक्वल टू ई अपॉन में आर और 1/r ये लिख लिया। जो ये वैल्यू रखा था यही लिया है मैंने, यही ले लिया यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी, मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दिया तो फाई इक्वल टू क्या निकाल रखे बी, तो ये हो जाएगा आपका बी ए अपॉन में ये हो गया डेल टी और उसके बाद से डेल टी को आप इधर क्रॉस कर देते हो तो डेल टी आकर के आई में इंटू हो जाएगा तो आई इंटू डेल टी, आई इंटू डेल टी का मतलब क्या बन गया, ये चार्ज बन गया। तो चार्ज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये ऑप्शन ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और तरीके से सॉल्व ये किया जा सकता है लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। तो इसमें ऑप्शन यदि हमें चेक करना है तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखने लगा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बस आज इतना ही। हाँ बेटा।